आज का टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। इसके टू पार्ट रहेंगे, पार्ट वन और पार्ट टू, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे लिए फ्रेंड का काम करते हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो फो का काम करते हैं। फो का मीन्स एनिमीज होता है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल ना हो। तो देयर आर वास्ट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, इन एटमॉस्फेयर, which may be beneficial or which may be harmful to us। हमको इनके बारे में एक एक करके देखना पार्ट ए पार्ट बी में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच आर नॉर्मली कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। नेकेड आई का मीन्स अनएडेड आई, अनएडेड आई का मीन्स विदाउट लेंस, विदाउट माइक्रोस्कोप हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। दैट्स वाई दीज आर आल्सो नोन एज माइक्रोस्कोपिक। दीज आर आल्सो नोन एज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, बिकॉज वो इतने स्मॉल होते हैं कि वी नीड some added instruments like microscope to see these microorganisms. The main type of microorganisms are bacteria, fungi, protozoa, and few algae are also considered as microorganism. First of all, we are going to discuss about the viruses. Viruses shows property of both living and non-living. Means वो living की property भी show कर सकते हैं because they can reproduce। वो नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं बिकॉज दे आर कंसिडर टू बी इमोर्टल, कि उनकी डेथ नहीं होती, वो हमारे शरीर के बाहर एक पार्टिकल की तरह पड़े रहते हैं। तो वायरसेस कैन बी प्रिजर्व्ड एज पार्टिकल्स, दैट इज द फीचर ऑफ नॉन लिविंग एंड लिविंग बिकॉज दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म, कोई लिविंग सेल के अंदर ही वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बाहर की तरफ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो दीज आर कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। और बहुत सारे डिजीजेज वायरसेस से कॉज होते हैं, लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, चिकन पॉक्स, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस, और रिसेंटली जो अभी बहुत ही बड़ा पेंडेमिक बन चुका है कोरोना वायरस, वो भी वायरस से ही होता है, उसके नाम से ये कोरोना वायरस, जिसको हम आज किस नाम से जानते हैं, कोरोना वायरस डिजीज़ कोविड-19, बिकॉज 2019 में इससे पहले देखा गया था चाइना के स्टेट में। और दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस, ये बैक्टीरियोफाज है, एडेनोवायरसेस हैं, एंड अदर टाइप ऑफ वायरसेस लाइक कोरोना के वायरसेस हैं। इनके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है DNA और RNA। DNA RNA के अलावा इनके पास होता है प्रोटीन की कोट। तो वायरसेस आर very harmful for us because they can cause different type of diseases. Some diseases as protozoan diseases. What are protozoans? Protozoans जनरली हमको लेक में या ऐसे गंदे पानी में मिलते हैं, डिशेस में मिलते हैं, और उनसे डिजीज़ काज हो सकता है, लाइक डिजेंट्री। डिजेंट्री इंटेस्टाइनल एब्नॉर्मलिटी का डिजीज़ है, दैट इज़ कॉज्ड बाय ए प्रोटोजोन एंटामीबा, एंड दिस इज़ द डायग्राम ऑफ एंटामीबा, जिससे कि डिजेंट्री कॉज होता है। मलेरिया, मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन है जिससे मलेरिया का डिजीज़ कॉज होता है। तो मलेरिया के डिजीज़ में मॉस्किटो तो वेक्टर का काम करता है जो डिजीज़ को स्प्रेड करता है, लेकिन काज किससे होता है, प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम इज अ टाइप ऑफ प्रोटोजोन्स। तो वेरियस प्रोटोजोन्स हैं जो कि डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोजोन्स जो कि डिजीज़ काज कर सकते हैं। बैक्टीरियल डिजीजेस, इनसे सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस होते हैं बैक्टीरियल डिजीजेज में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच आर इंक्लूडेड इन योर टेक्स्ट बुक इज द टाइफाइड एंड ऑल्सो द ट्यूबरकुलोसिस। टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस। टाइफाइड इज डिजीज ऑफ इंटेस्टाइन। इसमें इंटेस्टाइन में गड़बड़ी होती है, स्वेलिंग आ जाती है, दैट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया साल्मोनेला। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड। साल्मोनेला से टाइफाइड डिजीज होता है। वाइट कोटिंग ऑन टंग, टंग के ऊपर वाइट कोटिंग आ जाती है। लीवर इनलार्ज, रसेस ऑन बॉडी, और इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट, ये और एक सस्टेन फीवर पड़ा रहता है टाइफाइड में बॉडी के अंदर।
and second disease is the tuberculosis. Tuberculosis is caused by Mycobacterium tuberculi. Mycobacterium tuberculi. So both are the bacterial diseases, typhoid and tuberculosis. Where do microorganisms live? Microorganisms पाए कहाँ जाते हैं? तो microorganisms in all type of environment, सभी जगह पाए जाते हैं जहाँ पर आप इमेजिन करते हो अर्थ पर, वहाँ पर microorganisms हैं. वो चाहे एक्सट्रीम कोल्ड हो, चाहे एक्सट्रीम हॉट, इवन वल्केनोज हो, वहाँ पर भी माइक्रोऑर्गेनिज्म्स पाए जाएंगे. वल्केनोज में डिजर्ट हो, मार्सी लैंड हो, इनसाइड आवर बॉडी हो, हमारे बॉडी के अंदर हो, एंड हम ये माइक्रोऑर्गेनिज्म सभी जगह पाए जाते हैं. और इस तरह से हम उनको लैब के अंदर भी कल्चर कर सकते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को. तो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आर यूबिक्विटस इन नेचर, मीन्स दे अकर ऑल वेयर सिचुएशंस वेयर लाइफ इज पॉसिबल. देयर आर सम फ्रेंडली माइक्रोब्स. Friendly microbes increase soil fertility, making curd and bread. कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिम्स अदर जगह पर भी होता है. मेडिसिनल यूज उनके मेडिसिन में यूज़ किए जाते हैं. क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, इनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे. मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, ये यहाँ पर लैक्टोबैसिलस है. लैक्टोबैसिलस जो कि कर्ड के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है. हमारे कर्ड में एक बैक्टीरिया पाया जाता है लैक्टोबैसिलस, हमारे इंटेस्टाइन के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए लैक्टोबैसिलस बहुत ही अच्छा माना जाता है, जो कि कर्ड में मिलता है. ये करता क्या है? इट मल्टीप्लाइज इन द मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड. तो लैक्टोबैसिलस मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देता है? कर्ड में कन्वर्ट कर देता है. इनके अलावा भी बैक्टीरिया चीज़ में, पिकल्स में, इडली में, भटूराज में, इनके बनाने में यूज़ होता है. स्पेशली इडली भटूरा में एक दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट का यूज़ किया जाता है, जिससे इडली और भटूरा का फॉर्मेशन करने में आसान होता है. बैक्टीरिया फर्मेंट राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर. बैटर आप समझते हैं, इस तरह का बैटर जो कि जिससे डोसा और इडली बनाए जाते हैं ना, इन बैटर को फर्मेंट करने का काम कौन करता है? बैक्टीरिया करते हैं. तो बैक्टीरिया का इम्पोर्टेंस है कर्ड और ब्रेड के फॉर्मेशन में. ये बेकिंग इंडस्ट्रीज जहाँ पर जनरली बनाए जाते हैं क्या? ब्रेड. बेकिंग इंडस्ट्रीज जो आप ब्रेड खाते हो, बेकिंग इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं. ईस्ट is a type of microorganism. It is related to fungus. ईस्ट फंगस के रिलेटिव है बहुत ही क्लोजली. तो ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन. ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? ये उनके डॉग के अंदर गैस का बबल का फॉर्मेशन करता है, जिससे इसके जो नेचर होता है वो पफी नेचर होता है. तो जो ब्रेड और बटर ब्रेड हम खाते हैं वो थोड़ा सा मुलायम होता है, पफी होता है. दैट इज ड्यू टू दैट कार्बन डाइऑक्साइड. बबल्स ऑफ गैस फिल द डॉ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम. इसके कारण वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, फूल जाते हैं. दिस इज द बेसिक ऑफ यूज ऑफ द ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री, मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक. इन सब के बनाने में ईस्ट का यूज़ किया जाता है. कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कमर्शियल यूज का मतलब इंडस्ट्रियल यूज. एल्कोहल फॉर्मेशन, वाइन फॉर्मेशन, एस्टिक एसिड, विनेगर फॉर्मेशन. विनेगर तो सबके घर में पाया ही जाता है, सभी लोग रखते ही हैं. एल्कोहल और वाइन की शॉप्स में जो एल्कोहल और वाइन बनता है, दीज आर आल्सो फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और उसके लिए एक प्रोसेस होती है जिससे उनका फॉर्मेशन होता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन में शुगर एल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है, शुगर एस्टिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, मीन्स या फिर कोई दूसरा सबस्ट्रेट किसी अदर सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो सकता है. यहाँ पर आपके बुक में एग्जाम्पल लिखा है, वो एग्जाम्पल क्या है? शुगर इनटू एल्कोहल, एंड दैट इज नोन एज फर्मेंटेशन. तो कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल ये हमेशा किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंट में होगा. और यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ईस्ट. तो इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट द शुगर कन्वर्टेड इनटू द एल्कोहल. और लुइस पास्चर ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था. डिस्कवर द लुइस पास्चर. ये लुइस पास्चर जी हैं जिन्होंने डिस्कवर किया था. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने सबसे पहले एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था. और कौन से एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था? पेनिसिलिन. और किससे किया था? एक ईस्ट लाइक फंगस लाइक वेजिटेशन था, दैट इज नोन एज पेनिसिलियम. माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जिसको पेनिसिलियम बोलते हैं. तो मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम इसके बारे में फिर से देखते हैं. ईस्ट का यूज
माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ एंटीबायोटिक के फॉर्मेशन में होता है। ऐसे मेडिसिन दो stop or growth the disease causing microorganisms, such medicines are called antibiotics, and the first antibiotic was discovered by Alexander Fleming. ये Alexander Fleming साहब हैं, in he discovered the penicillin from penicillium. So first antibiotic discovered is the penicillin. Who discovered that? Alexander Fleming. What is the source? Source is the penicillium. And what are antibiotics? They kill the other microorganisms which can cause disease. And there are different type of antibiotics are present in nowadays in the market, and some important are listed here. You can read their name, and the sources are, all the sources are microorganism, Bacillus, Streptomyces. आपको जानना चाहिए कि स्टेप्टोमाइसिस से सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन होता है, पेनिसिलियम। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे कि एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन किया जाता है। लेकिन अभी एंटीबायोटिक का यूज़ क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक डॉक्टर के लिखने की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही अपने मन से हमें एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत नुकसान कर सकता है। और इसका कोर्स कभी इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना चाहिए। अगर डॉक्टर ने 3 डेज़ के लिए लिखा है तो हमें 3 डेज़ उसको लेना चाहिए। 2 दिन के बाद अगर हमको आराम मिल गया तो उसको हम छोड़ देते हैं, ये गलत तरीका है। हमको छोड़ना नहीं चाहिए। एंटीबायोटिक को बंद भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही करना चाहिए। इफ़ टेकन अननेसेसरीली में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन बॉडी। हमने अभी बताया कि हमारे बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया, बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस। अगर हमने कर्ड खाया है, लैक्टोबैसिलस हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, लेकिन हमने एंटीबायोटिक ओवरडोज कर लिया तो वो हमारे यूज़फुल बेनिफिशियल बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर किल कर देगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरसेस। वायरसेस के अगेंस्ट में कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करता, इसलिए वायरसेस की डिजीज़ को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो एंटीबायोटिक्स क्या है? हैंडल विद केयर। इनको अपने मन से शुरू भी नहीं करना चाहिए, बंद भी नहीं करना चाहिए। व्हाट आर द वैक्सीन? द फर्स्ट वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर, जिन्होंने वैक्सीन खोजा था स्मॉल पॉक्स के लिए इन 1798। स्मॉल पॉक्स जिसको हम चेचक, छोटी माता बोलते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले वैक्सीन किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने। व्हाट आर वैक्सीन्स? वैक्सीन्स कुछ नहीं है, वो डेड और वीकेंड माइक्रोब्स ही हैं। अगर हम पोलियो का वैक्सीन यूज़ करते हैं तो इट मीन्स हमारे बॉडी में पोलियो का ही डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला जाता है, जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। उनको हम क्या बोलते हैं? वैक्सीन्स। तो वैक्सीन्स आर डेड और वीकेंड माइक्रोब्स are introduced into healthy body. The body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. तो वैक्सीन्स क्या है? एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन्स बने हुए हैं। ये वैक्सीन्स जो अवेलेबल है आज के दिन पे, इनसे ज़्यादा लिस्ट है। खैर, हेपेटाइटिस, डिप्थीरिया, टिटनस, पर्ट्यूसिस, आप लोगों को लगा होगा इसमें से कई। पोलियो का वायरस वैक्सीन सबने यूज़ किया है। टिटनस के वैक्सीन के बारे में आपको पता ही है। तो ये सारे वैक्सीन हैं जो लग रहे हैं। आजकल सबसे ज़्यादा जो काम चल रहा है वो किसका वैक्सीन बनाने के लिए? कोविड-19, कोरोना वायरस के वैक्सीन को बनाने के लिए काम चल रहा है। जल्दी ही वो बन भी जाना चाहिए। अब बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ऐसे हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर, ह्यूमस एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपकी बुक में अलग से दिया गया है ये। एक्टिव रोल इन न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस का फॉर्मेशन, माइक्रोराइजल फंजाई जो कि मिनरल के अपटेक को बढ़ावा देते हैं, हमारे सॉइल की टेक्सचर को बढ़ाते हैं, सॉइल की न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत अलग अलग तरीक़ों से सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। ये इनकी पूरी लिस्ट है। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड एंड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो डेड और ऑर्गेनिक वेस्ट होता है प्लांट और एनिमल का, उसको क्या कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, तोड़ देते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि इन्वायरमेंट के क्लीनिंग का भी काम करते हैं। सो दीज आर वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। नाइट्रोजन फिक्सेशन, व्हाट इज द नाइट्रोजन? नाइट्रोजन इज द गैसेस फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। कितने परसेंट प्रेजेंट होता है? 78 to 79% एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, जिसको हम लिखते हैं N2। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरीड बाय नाइट्रोजन राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया है, आपको नोड्यूल्स दिखाई पड़ा होगा। ये एक लेग्यूम का प्लांट है। लेग्यूम का प्लांट मतलब
वो प्लांट्स जो कि दाल की फसल हैं, जिससे हमको पल्स ऑब्टेन होता है, दीज आर नोन एज लेग्यूम प्लांट्स। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूम प्लांट्स के इन्हीं नोड्यूल्स में रहता है, इनको बोलते हैं नोड्यूल्स। इसी के अंदर नाइट्रोजन राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, और ये करता क्या है, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, अमोनिया में, एंड दैट इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल अभी हमने आपको बताया कि नाइट्रोजन 78% है। इसके कई स्टेप्स हैं। नंबर 1 नाइट्रोजन फिक्सेशन, जब अभी मैंने आपको बताया कि जिसमें कि नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है किसमें, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। देन नाइट्रिफिकेशन, अब ये अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, फॉर्मेशन ऑफ द नाइट्रेट इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। ये भी एक बैक्टीरिया से, कई सारे बैक्टीरिया के ग्रुप से होता है, दीज आर नोन एज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रेट का फॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्लांट्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करते, वो नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन ओनली एज नाइट्रेट। तो सबसे पहले तो था नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से बना अमोनिया, अब अमोनिया से बना नाइट्रेट NO3। इस नाइट्रेट को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, तो दीज आर द स्टेप्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिया का फॉर्मेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट का फॉर्मेशन, अमोनिफिकेशन, जब कोई ऑर्गेनिज्म डेथ और डिके हो जाता है, उसके पार्ट्स डिके हो जाते हैं, तो फिर से अमोनिया निकलता है, लेकिन इस अमोनिया के फॉर्मेशन को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। और फाइनली फिर से जो कुछ बचा नाइट्राइट या अमोनिया, वो नाइट्रोजन में फिर से कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट स्टेप इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। तो बेसिकली नाइट्रोजन से क्या बनता है, अमोनिया, अमोनिया से क्या बनता है, नाइट्रेट, नाइट्रेट को लेता है प्लांट और एनिमल, इससे फिर से रिलीज होता है अमोनिया, और ये अमोनिया और नाइट्रेट फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चले जाते हैं बाय डिफरेंट स्टेप्स। तो व्हाट आर द दीज स्टेप्स, पहला स्टेप जहाँ नाइट्रोजन से अमोनिया बनता है, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। अमोनिया से नाइट्रेट बनता है, दैट इज नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट को प्लांट और एनिमल लेते हैं, इनके डेथ एंड डिके के बाद अमोनिया बनता है, दैट इज अमोनिफिकेशन। और फाइनली अमोनिया और नाइट्रेट फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज द डीनाइट्रिफिकेशन। ये नाइट्रोजन की साइकिल आपकी बुक में लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, राइजोबियम के अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी भी होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कैरी आउट करते हैं। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, यहाँ का मतलब होता है कि नाइट्रेट जो कि प्लांट एब्जॉर्ब करता है, प्लांट से एनिमल एब्जॉर्ब करता है, एनिमल के फिर डेथ एंड डिके या उसके एक्सक्रीटा से वापस अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, और ये सब फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये पूरा नाइट्रोजन साइकिल।